नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्विक एसएससी की पॉलिटी पाठशाला में। और इस पॉडकास्ट सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी को समझेंगे एक कहानी की तरह, बिल्कुल आसान भाषा में। हमारा मकसद है आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी मजेदार और असरदार बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो आज हम समय में पीछे चल रहे हैं, उस दौर में जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, मतलब लगभग 1773 से 1858 तक का समय। हाँ, ये वो दौर था जब अंग्रेज, जो यहाँ सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे, धीरे धीरे हुकूमत करने लगे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव कैसे हुआ। मतलब सिर्फ तलवार के जोर पर तो नहीं हुआ होगा, जरूर कुछ नियम कानून बने होंगे। सही कहा। असल में 1765 में जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी टैक्स वसूलने और न्याय करने का अधिकार, तो वो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई। हाँ, ये तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर मिल गई उन्हें। एग्जैक्टली। और इतनी बड़ी पावर जब कंपनी के हाथ में आई, तो लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा भाई इस कंपनी पर लगाम कसनी पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब वहीं से शुरुआत हुई इन एक्ट्स की जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि अब कंपनी को कंट्रोल करना है। बिल्कुल। और इस सिलसिले की पहली और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नाम ही काफी है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग यानी नियमन करने वाला। हाँ, तो ये पहला कदम था ब्रिटिश सरकार का। हाँ, ये पहला सीधा कदम था कंपनी के कामों को नियंत्रित और नियमित करने का। इससे पहले कंपनी काफी हद तक, आप कह सकते हैं, अपनी मनमानी करती थी। तो एक तरह से ये सिग्नल था कि भाई असली बॉस अब लंदन में है। क्या क्या किया इस एक्ट ने? कुछ बड़े बदलाव। कई बड़े बदलाव हुए। पहली बात तो ये कि इसने कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों तरह के कामों को ऑफिशियली मान्यता दी। अच्छा, यानी कागज पर मान लिया कि कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक भी है। हाँ, और दूसरी अहम बात, इसने भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया। क्या बना दिया? उन्हें बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर से गवर्नर जनरल, मतलब पावर बढ़ गई। और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? पावर बढ़ी भी और सेंट्रलाइज भी हुई। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी अब वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें बंगाल को रिपोर्ट करना होता था। हाँ, काफी हद तक। और गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब कार्यकारी परिषद भी बना दी गई। फैसले अब मिलजुल कर लेने थे। काउंसिल। लेकिन सुना है गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच काफी मतभेद भी रहते थे। वो बिल्कुल, वॉरेन हेस्टिंग्स के तो काउंसिल से झगड़े बहुत मशहूर हैं। खैर, इसके अलावा कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट? जी। क्यों? उसका क्या काम था? उसका मकसद था कंपनी के कर्मचारियों पर नजर रखना, न्याय व्यवस्था देखना, खासकर अंग्रेजों के लिए। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 और जज थे। अच्छा, और जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो मतलब काफी बदनाम थे करप्शन के लिए, उनके लिए भी कुछ था इसमें? हाँ, उन पर भी लगाम कसने की कोशिश हुई। एक्ट ने साफ मना कर दिया कि कंपनी के कर्मचारी अपना कोई प्राइवेट व्यापार नहीं करेंगे और ना ही स्थानीय लोगों या राजाओं से कोई रिश्वत या तोहफा लेंगे। कड़े नियम। तो संक्षेप में कहें तो 1773 का एक्ट कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन और करप्शन पर लगाम लगाने की कोशिश थी। बिल्कुल। और ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल बढ़ाने के लिए ये भी कहा गया कि कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें भारत के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मामलों की सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी होगी। समझ गया। लेकिन जैसे हर कानून में होता है, इसमें भी कुछ दिक्कतें आई होंगी, कुछ कमियां रह गई। हाँ, बिल्कुल रह गई। सबसे बड़ी दिक्कत आई सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच। एक्ट ने ये साफ नहीं किया कि किसकी पावर कहाँ तक है। अच्छा, किस तरह का कंफ्यूजन था? कंफ्यूजन ये था कि क्या गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल और कंपनी के कर्मचारी, जब वो अपने ऑफिशियल काम कर रहे हों, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आते हैं? और टैक्स वसूली यानी रेवेन्यू के मामले किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या काउंसिल? ये तो सीरियस कंफ्यूजन है। पावर्स क्लैश कर सकती थी। और कर रही थी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1781 में एक और एक्ट लाया गया। इसे कहते हैं अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है।
तो इसने क्या सेटल किया? इसने साफ कर दिया कि गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल और कंपनी के कर्मचारी अपने ऑफिशियल कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे। अच्छा, तो गवर्नर जनरल और काउंसिल को प्रोटेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, और रेवेन्यू मामले भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिए गए। लेकिन कलकत्ता के जो बाकी निवासी थे वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ गए। और न्याय व्यवस्था में कोई बदलाव, मतलब लोकल लेवल पर? एक महत्वपूर्ण बात हुई। अदालतों को कहा गया कि हिंदुओं के मामले हिंदू कानून के हिसाब से और मुसलमानों के मामले मोहम्मडन कानून के हिसाब से तय करें। पर्सनल लॉज को मान्यता दी गई। ये तो काफी अहम बात है। हाँ, और जो प्रोविंशियल कोर्ट्स यानी प्रांतीय अदालतें थी, उनकी अपील अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी। इससे गवर्नर जनरल की काउंसिल और पावरफुल हो गई। ठीक है, समझ गया। तो 1773 ने शुरुआत की, 1781 ने थोड़ी सफाई की, लेकिन इसके ठीक बाद 1784 में एक और बड़ा एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को अभी भी लग रहा था कि पॉलिटिकल मामलों में कंपनी पर उनका कंट्रोल पूरा नहीं है। कंपनी के व्यापारिक हित और राजनीतिक भूमिका में टकराव हो रहा था। मतलब कंपनी फायदा देख रही थी या राज करना, ये क्लियर गया था। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे बड़ा काम था कंपनी के कमर्शियल यानी व्यापारिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कामों को बिल्कुल अलग अलग कर देना। अलग अलग ये कैसे मुमकिन था? एक ही कंपनी थी। उन्होंने डबल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन की व्यवस्था की। डबल गवर्नमेंट, दो सरकारें? हाँ, एक तरह से। कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें कहा गया कि भाई आप सिर्फ व्यापार देखो, कमर्शियल मामले और पॉलिटिकल मामले, सेना, टैक्स, प्रशासन, उसके लिए लंदन में एक नई सरकारी बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे। ये देखेंगे सारे पॉलिटिकल मामले, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब ये ब्रिटिश सरकार की सीधी दखलंदाजी थी। इसके पास पावर कितनी थी? जबरदस्त पावर थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में कंपनी की सारी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू एक्टिविटीज को सुपरवाइज और कंट्रोल करने का पूरा अधिकार था। अब डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से पॉलिटिकल फैसले नहीं ले सकते थे। तो असली कंट्रोल अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गया। बिल्कुल। और ये एक्ट दो और वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाके को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया, यानी भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। ये तो बड़ा स्टेटमेंट था। हाँ, और दूसरा, इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन पर सुप्रीम कंट्रोल दे दिया। अब कंपनी महज एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट जैसी बन गई थी ब्रिटिश सरकार के लिए। वाह। मतलब 1784 में ही कंपनी के पर काफी हद तक कतर दिए गए थे। इसके फौरन बाद 1786 में एक छोटा एक्ट भी आया था, शायद लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ। हाँ, वो एक स्पेसिफिक केस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जा रहा था, पर उनकी दो शर्तें थीं। शर्तें क्या थीं? पहली कि खास हालात में उन्हें अपनी काउंसिल के फैसले को ओवरराइड करने यानी न मानने की शक्ति मिले, और दूसरी उन्हें कमांडर इन चीफ यानी सेनापति भी बनाया जाए। अच्छा, मतलब वो पूरी पावर चाहते थे। हाँ, और 1786 के एक्ट ने उनकी ये दोनों मांगे मान ली। तो कॉर्नवालिस एक बहुत पावरफुल गवर्नर जनरल बन के भारत आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चार्टर एक्ट की तरफ। सुना है हर 20 साल में कंपनी को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता था। बिल्कुल। कंपनी को ब्रिटिश क्राउन से एक चार्टर यानी अधिकार पत्र मिलता था भारत में व्यापार और शासन करने के लिए। ये चार्टर आमतौर पर 20 साल के लिए होता था। तो हर 20 साल में इसे रिन्यू करते वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट नए नियम कानून जोड़ देती थी। अच्छा, तो पहला चार्टर एक्ट कब आया? 1793 में? हाँ, 1793 में। इसने कुछ खास नई चीजें नहीं की, ज्यादातर पुरानी व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया। जैसे कॉर्नवालिस को जो ओवरराइडिंग पावर मिली थी, वो अब सभी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स को दे दी गई। और कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली उसे अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल का बॉम्बे और मद्रास पर कंट्रोल और मजबूत किया गया। और वो जो लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, उसका खर्चा कौन उठा रहा था? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था 1793 एक्ट का। इसने व्यवस्था की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके स्टाफ की सैलरी वगैरह अब भारतीय राजस्व से दी जाएगी। क्या बात है, कंट्रोल लंदन से और खर्चा भारत उठाए, कमाल है। हाँ, ये व्यवस्था आगे भी चलती रही। खैर, 20 साल बीते। 1793 के बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। इस वक्त तक यूरोप में नेपोलियन का दौर था।
ब्रिटेन में फ्री ट्रेड की मांग बढ़ रही थी, इसका कुछ असर पड़ा? बहुत ज्यादा असर पड़ा। 1813 का एक्ट इसी बदले हुए माहौल का नतीजा था। सबसे बड़ी बात जो इस एक्ट ने की वो थी कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म करना। मोनोपोली खत्म मतलब अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत से ट्रेड कर सकता था? हाँ बिल्कुल, सिवाय 2 चीजों के। वो क्या? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन 2 चीजों पर कंपनी की मोनोपोली बनी रही। लेकिन बाकी सभी वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ये तो कंपनी के लिए बड़ा झटका रहा होगा। यकीनन। इसके अलावा इस एक्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात साफ की। इसने डिक्लेयर किया कि भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाकों पर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता है। अच्छा, मतलब अब और खुलकर कहा गया कि असली मालिक ब्रिटिश क्राउन है। हाँ, और 2 चीजें और हुई। ईसाई मिशनरियों को ऑफिशियली भारत आकर धर्म प्रचार करने और लोगों को प्रबुद्ध करने की इजाजत मिल गई। और शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में कुछ था? हाँ, पहली बार ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में रहने वालों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ व्यवस्था करने की बात कही गई। हालांकि शुरुआत में इस पर पैसा बहुत कम खर्च हुआ, पर एक शुरुआत तो हुई। और लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। तो 1813 ने कंपनी की व्यापारिक ताकत कम की, क्राउन की सत्ता बढ़ाई और कुछ सोशो कल्चरल बदलावों के दरवाजे भी खोले। अब आते हैं अगले 20 साल बाद 1833 के चार्टर एक्ट पर। यह तो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सेंट्रलाइजेशन के लिए। बिल्कुल, 1833 का एक्ट ब्रिटिश भारत के सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक फाइनल कदम था। फाइनल कदम कैसे? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नर जनरल? हाँ, और उनमें भारत की सभी सिविल और मिलिट्री शक्तियां निहित कर दी गईं। मतलब अब वो पूरे ब्रिटिश इंडिया के बॉस थे। तो फिर कानून बनाने का अधिकार भी उन्हीं के पास आ गया होगा पूरे देश के लिए। बॉम्बे मद्रास की सरकारों का क्या हुआ? उनकी कानून बनाने की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, खत्म कर दी गई। अब पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनकी काउंसिल को दे दिया गया। तो जो पहले कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशन कहते थे शायद? हाँ, पहले बने कानून रेगुलेशन कहलाते थे। अब इस एक्ट के तहत जो कानून बनेंगे उन्हें एक्ट कहा जाएगा। ये सेंट्रलाइजेशन का पीक था एक तरह से। और कंपनी का क्या हुआ? उसका व्यापार तो 1813 में ही काफी कम हो गया था। 1833 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से समाप्त कर दी। चाय और चीन वाला व्यापार भी खत्म। अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। मतलब अब उसका काम सिर्फ ब्रिटिश सरकार के लिए भारत का प्रशासन चलाना रह गया। बिल्कुल, वो भी हिज मैजेस्टी, हिज एयर्स एंड सक्सेसर्स के ट्रस्ट में। मतलब कंपनी अब सिर्फ एक ट्रस्टी थी, असली मालिक ब्रिटिश क्राउन था। कंपनी का तो मूल काम ही खत्म हो गया। अच्छा, और सिविल सर्विसेज में भारतीयों की एंट्री को लेकर भी कुछ बात हुई थी इसमें? हाँ, एक कोशिश हुई थी। एक्ट में एक धारा थी जो कहती थी कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद या सेवा के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये तो ओपन कंपटीशन जैसी बात लगती है। हाँ, एक प्रयास था ओपन कंपटीशन का, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका जबरदस्त विरोध किया और ये प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। एक अच्छी कोशिश जो दब गई। तो 1833 ने सेंट्रलाइजेशन किया और कंपनी को पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया। अब आते हैं आखिरी चार्टर एक्ट पर, 1853। हाँ, ये चार्टर एक्ट की सीरीज का आखिरी एक्ट था और ये भी काफी महत्वपूर्ण था। इसमें क्या खास था? इसका सबसे बड़ा योगदान था गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी विधायी और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी कामों को पहली बार अलग अलग करना। अच्छा, मतलब लॉ बनाने का काम और उसे लागू करने का काम ये अलग हो गए? हाँ, एक तरह से। काउंसिल में 6 नए मेंबर जोड़े गए जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा गया। इससे गवर्नर जनरल के लिए एक नई अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गए। इसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया। तो ये एक मिनी पार्लियामेंट जैसी हो गई जिसका काम सिर्फ कानून बनाना था। बिल्कुल, पहली बार लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने को सरकार का एक स्पेशल फंक्शन माना गया, जिसके लिए एक अलग मशीनरी चाहिए। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ एक कदम था। और वो सिविल सर्विसेज वाली बात जो 1833 में अटक गई थी, 1853 के एक्ट ने उसे कर दिखाया। इसने सिविल सर्विसेज की भर्ती और चयन के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू कर दिया और इस बार इसे भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। अच्छा,
तो अब भारतीय भी कॉम्पीट कर सकते थे। हाँ, इसके लिए 1854 में मैकाले कमेटी भी बनाई गई थी सिविल सर्विसेज पर। ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। और क्या इस नई लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को भी जगह मिली, किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन? हाँ, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया। जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स जोड़े गए थे, उनमें से 4 को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रोविंशियल सरकारों द्वारा नॉमिनेट किया जाना था। डायरेक्ट इंडियन मेंबर ने, पर लोकल सरकारों के नुमाइंदे। एक शुरुआत तो थी। बिल्कुल, ये एक शुरुआत थी। और कंपनी के शासन का क्या हुआ? उसे फिर 20 साल के लिए रिन्यू किया गया। रिन्यू तो किया गया। कंपनी को इजाजत दी गई कि वो भारतीय क्षेत्रों को इंग्लैंड की राजशाही के ट्रस्ट में अपने कब्जे में रखें। लेकिन इस बार पिछले चार्टर्स की तरह कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई। ये नहीं कहा गया कि अगले 20 साल के लिए। अच्छा, मतलब टाइम लिमिट हटा दी। हाँ, और ये एक बहुत साफ संकेत था कि कंपनी का शासन अब कभी भी खत्म किया जा सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहेगी तब सत्ता पूरी तरह अपने हाथ में ले लेगी। और आखिरकार वही हुआ। ये संकेत सच साबित हुआ जब 1857 का विद्रोह हुआ। बिल्कुल, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। उस विद्रोह ने तो जैसे पूरा खेल ही पलट दिया। हाँ, उसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया होगा। बुरी तरह हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब कंपनी के बस का नहीं है भारत पर राज करना। विद्रोह के शांत होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फॉरेन एक्शन लिया और 1858 में एक नया एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया था ना, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। हाँ, नाम तो यही दिया गया था। तो क्या अच्छा किया इसने? सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। शासन, क्षेत्र, रेवेन्यू, सारी शक्तियां सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया को सौंप दी गई। तो कंपनी राज खत्म, ताज का राज शुरू। एग्जैक्टली। तो फिर गवर्नर जनरल का क्या हुआ? वो तो कंपनी का आदमी था टेक्निकली। उसका पदनाम बदल दिया गया। अब वो कहलाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। अच्छा, और वो जो डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों समाप्त। जब कंपनी नहीं रही तो उनकी जरूरत भी खत्म हो गई। तो फिर कंट्रोल कैसे होता? लंदन से। उसके लिए एक नया बहुत पावरफुल पद बनाया गया लंदन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत का राज्य सचिव। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये कौन होता था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह था। भारतीय प्रशासन पर पूरा कंट्रोल और अधिकार इसी के पास था। मतलब सारी पावर अब इस एक आदमी के पास। हाँ, इसके ऑफिस के पास। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाई गई, जो एक सलाहकार निकाय थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस काउंसिल का चेयरमैन होता था। ठीक है, तो 1858 ने कंपनी को हटाकर सीधा क्राउन का रूल स्थापित कर दिया और लंदन में कंट्रोल के लिए एक नया सिस्टम बना दिया। लेकिन एक सवाल है, क्या इस एक्ट ने भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसमें कोई बड़ा बदलाव किया, या ये सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर बदला? हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से 1858 का एक्ट मुख्य रूप से इंग्लैंड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उसमें सुधार तक ही सीमित था। इसका मेन फोकस था लंदन से भारत पर कंट्रोल को और मजबूत और सीधा बनाना। अच्छा, मतलब भारत में जो जमीनी हकीकत थी, जो सरकारी व्यवस्था चल रही थी, उसमें कोई बुनियादी बदलाव इस एक्ट ने तुरंत नहीं किया। सिस्टम काफी हद तक वैसा ही चलता रहा, बस रिपोर्टिंग बदल गई। अब कंपनी को नहीं, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करना था। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब नाम गुड गवर्नमेंट का था, पर जमीन पर तुरंत कुछ खास गुड नहीं हुआ। सिस्टम में बदलाव बाद में धीरे धीरे आए होंगे। बिल्कुल, लेकिन इसने एक नए युग की शुरुआत जरूर कर दी। कंपनी राज खत्म, ताज का राज शुरू। अब अगले 90 साल भारत पर सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन रहेगा। और उस दौर में भी संवैधानिक विकास जारी रहेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। निश्चित रूप से। तो आज हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक का सफर देखा। कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज हुआ, कंपनी एक व्यापारिक संस्था से प्रशासनिक संस्था बनी और फिर खत्म हो गई। हाँ, और ये सारे एक्ट्स जाने अनजाने में ही सही हमारे अपने संविधान और शासन प्रणाली के विकास की सीढ़ियां बने। बहुत से कॉन्सेप्ट्स की जड़ें इसी दौर में हैं। बिल्कुल। एक आखिरी बात सोचने वाली है। जैसे आपने बताया कि 1853 के एक्ट में कंपनी को रिन्यूअल की कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई थी,
तो क्या ब्रिटिश सरकार 1857 से पहले ही कंपनी को हटाने का मन बना चुकी थी और 1857 ने बस उसे करने का एक मौका दे दिया, या 1857 ही असली टर्निंग पॉइंट था जिसने सरकार को यह कदम उठाने पर मजबूर किया? ये सोचना शायद इस पूरे बदलाव को और बेहतर समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के एपिसोड का सफर। उम्मीद है आपको कंपनी के शासन से जुड़े एक्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम ताज के शासन, क्राउन रूल पर बात करेंगे। अधिक जानकारी, नोट्स और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.quickssc.com पर विजिट करना ना भूलें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, बस सर्च करें क्विक एसएससी। इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।